हेलो एवरीबॉडी, मैं सुजीत सर। कैसे हैं बच्चों? फ्रेंड्स, आज हम सभी क्लास 10 हिस्ट्री के चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जिसे हम वीडियो नंबर पार्ट 3 में रिवोल्ट ऑफ 1830 को पढ़ रहे थे और उसके आगे की कंडीशंस को देखा था। वहीं से हम इस वीडियो नंबर 4 अर्थात वीडियो पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे। अब तक हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार 1830 की क्रांति फ्रांस में, इंग्लैंड में, बेल्जियम में नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया और नेशनलिज्म को स्ट्रॉन्ग किया। आम पब्लिक, चाहे वो छोटे देश का हो या वो मजबूत देश का हो, अपनी एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस, अपनी एक पार्लियामेंट्री सिस्टम, जनता की वोट की राइट, प्रेस की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, वुमेन्स के राइट के लिए फाइट किया और तमाम क्रांतियां सक्सेस हुई। क्या राष्ट्रवादी भावनाएं, नेशनलिज्म की फीलिंग्स और नए राष्ट्रों का निर्माण, मेकिंग ऑफ द न्यू नेशंस, मॉडर्न नेशंस, क्या केवल पॉलिटिकल फाइट से होते हैं? क्या युद्ध से ही होते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ जो सांस्कृतिक हलचल होती है, वहां के जो लोकल कल्चर होते हैं, वहां के जो लोकल फोकल डांस होते हैं, म्यूजिक होते हैं, पोएट्री होती है, इन सब का भी राष्ट्रीयता को मजबूत करने में, नेशनल यूनिफिकेशन बनाने में बहुत बड़ा योगदान होता है। इसी चीज की चर्चा आज इस वीडियो में होगी। द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग्स। रोमांटिक इमेजिनेशन, एक रोमानी कल्पना, एक रोमांटिक कल्पना और राष्ट्रीय भावना। कैसे? रोमांटिसिज्म अ कल्चर मूवमेंट sought to develop nationalist sentiment। रोमांटिसिज्म, जो इसकी हिंदी होती है बच्चों स्वच्छंदता। स्वच्छंदता लव और प्रेम से भी बढ़ करके, लव में एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है। लव हमारा आपसे भी है, लव का मम्मी पापा से भी है, टीचर्स का स्टूडेंट से भी होता है, लेकिन उसकी अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, एक लिमिट, बंधन में बंध करके। जबकि रोमांटिसिज्म की बात जब आती है, जिसकी शुद्ध हिंदी स्वच्छंदता होती है, जब देश की आजादी की बात आती है, नेशनल यूनिफिकेशन की बात आती है, अपनी डिग्निटी की बात आती है, तो किसी भी बंधन की जरूरत नहीं होती। बंधन मुक्त होकर के एनी हाउ किसी समय उसे आजादी चाहिए, उसे अपनी सम्मान चाहिए, उसे अपना गौरव चाहिए। वही हाल है, चाहे रात का सन्नाटा हो, चाहे चिलचिलाती धूप की दोपहर हो, ये रोमानी कल्पनाएं किसी बंधन में नहीं, बंधन मुक्त। एवरीबॉडी वांट टू फ्रीडम, एवरीबॉडी वांट टू रिलीज द प्रेस फ्रीडम। ये सारी चीजें हैं। कैसे? रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट क्रिटिसाइज्ड द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजंस and wanted to create a sense of shared collective heritage। अपने एक कलेक्टिव हेरिटेज की फीलिंग्स की बात कर रहे हैं। कौन? रोमांटिक आर्टिस्ट, जो रोमानी कलाकार हैं, कवि हैं, वो अपनी बात कर रहे हैं। और उसी में एक जर्मन फिलोसोफर है, रोमांटिक जर्मन फिलोसोफर है, जॉन गेटफ्राइड हॉर्डर, फेट जर्मन कल्चर एंड एम्फेसिस ऑन वर्नाक्यूलर लैंग्वेज, देसी भाषा में, एंड कलेक्शन लोकल फोकलोर, म्यूजिक, सॉन्ग्स, पोएट्री टू कैरी मॉडर्न नेशनलिस्ट। इट वाज बेस्ड ऑन दास ओक। ये वर्ड बच्चों जर्मन वर्ड है जो जनहित की बात करता है। अर्थात हमारा जो स्वहित होगा वो कब होगा? जब हम अपने कल्चर को एम्फेसिस करेंगे,
जब अपनी देशी भाषा को एम्फेसिस करेंगे, जब हम कलेक्शन लोकल फोकलोर, मतलब हमारा जो म्यूजिक है, हमारा जो लोकल साहित्य है, जो हमारी लोकल गीत है, जो लोकगीत होते हैं, जैसे हम अपने देश में बच्चों तमाम प्रकार के चैती, कजरी, बिरहा, ये उत्तर प्रदेश का जैसे अपने लोकल गीत है, उसी प्रकार मुंबई के अपने हैं, केरला के अपने हैं, हर जगह हर देश में अपने क्लासिकल डांस होते हैं, क्लासिकल सॉन्ग्स होते हैं, उसके लोकल पोएट्री होती है, उसके अपनी स्टोरी होती है, अपने नाटक होते हैं, अपने उपन्यास आधारित तमाम घटना चक्र होते हैं। हमें इनको एम्फेसिस करना है। हम किसी विदेशी देश के अंडर में हैं, वो अपनी भाषा का, अपनी पावर का इस्तेमाल करके ज्यादा सोवरेनिटी खोज रहा है, एक्सपेंशन चाह रहा है, तो हमें उसका हर लेवल पर विरोध करना है, अपोज करना है। ये जर्मन फिलोसोफर जॉन गॉटफ्राइड साहब ने इस प्रकार का कहा, अकाई जनहित से होगा, स्वहित से होगा। जब अपनी भाषा को बढ़ाएंगे, दास हो मतलब ही होता जनहित स्वहित। ये जर्मनी में इस प्रकार की बातें आई और ये चीजें आप देखिए मिडिल क्लास में जल्दी समझ में आती है। जब हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे तो वहां पर ये बात करेंगे कि एक जो एजुकेटेड मिडिल क्लास है, इन बातों को समझ करके क्रांति को सक्सेस करता है। एक और क्रांति होती है, वो 1848 की होगी, जो नेक्स्ट वीडियो में होगा। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं रोमांटिक इमेजिनेशन की। इसी प्रकार इस रोमांटिक इमेजिनेशन को जर्मनी के अतिरिक्त बहुत सारे देशों में चल रहा है, क्योंकि ये देश और आजादी का मतलब धीरे धीरे समझ रहे हैं, क्योंकि ये मिडिल या ईस्ट यूरोप के कंट्रीज हैं। यूरोप में पोलैंड, इटली, ये सभी, पोलैंड को रसिया, ऑस्ट्रिया ने एकदम मुर्गी की टांग की तरह ब्रोकन मेनी पीसेस बांट करके खा रहे हैं। रसिया अपनी लैंग्वेज को बढ़ा रहा है। रसिया ने पोलैंड के स्कूलों में पोलिश भाषा में एजुकेशन को बंद कर दिया और रशियन लैंग्वेज पढ़ाने लगा। एक साम्राज्यवादी देश था। तो ये बात पोलैंड को भी समझ में आ रही है। कैरोल कुरपिंस्की एक ऐसा ही नाम है पोलैंड का, आपके बुक में दिया है। कुरपिंस्की साहब भी अपने पोलैंड की जनता को सिख कर रहे हैं, गीत संगीत के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से, कि किस प्रकार पोलैंड अपनी पहचान को बनाकर रखे, अपनी भाषा को सजीव करके रखे। नहीं तो ये जो कल्चरल हेरिटेज है, ये जो साम्राज्यवादी ताकत है रसिया, समाप्त कर देगा। तो इन पोलैंड 1831 एन ऑड रिबेलियन अगेंस्ट रशियन रूल, वहां के जो सैनिक विद्रोह करते हैं, किसके? रशियन शासन के, जो भी मैंने जिक्र किया क्यों विद्रोह का कारण बना। द यूज ऑफ पोलिश लैंग्वेज वाज सीन एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। रशियन सोवरेनिटी की, उसके पावर के खिलाफ जो पोलिश लैंग्वेज है उसको बढ़ावा देने के लिए, पोलिश भाषा में पढ़ाने के लिए, तथा रशियन भाषा को समाप्त करने के लिए। भाषा को समाप्त करने से मतलब कि हम रशियन भाषा में स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, इससे हमारी भाषा की पहचान खो जाएगी। वास्तव में बच्चों, किसी भी देश की साझा संस्कृति होती है, वहां की लैंग्वेज वो एक ब्रिज का काम करता है, कनेक्टिविटी का काम करता है, हमें और आपको देश से जोड़ता है। कोई भी विदेशी भाषा विदेशी ही कहलाएगी। हमारे देश के भारतीय हरिश्चंद्र साहब ने भी कहा, निज भाषा उन्नत है, सब उन्नत का मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय का सूर। ये भारतीय संदर्भ में भारतीय हरिश्चंद्र ने जब विदेशी सरकार अपनी अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व बना रही थी, उस समय देश में एक बड़ा नेशनल मूवमेंट चल रहा था। उसमें भारतीय हरिश्चंद्र का ये स्टेटमेंट
किसी भी देश के लिए प्रासंगिक है। जैसे पोलैंड में आंदोलन हुआ, हालांकि पोलैंड के आंदोलन को रसिया की सेना ने सप्रेस कर दिया, लेकिन वह आजादी का जो बिगुल बज गया था वो कभी बंद नहीं हुआ। यहाँ के बिशप को, पोलैंड के बिशप को, वहां के फादर को रसिया के लोगों ने, रसिया के रूलर्स ने जेल में बंद कर दिया, अत्याचार किया। लेकिन फिर भी पोलैंड में जो आजादी की मशाल जल चुकी थी वो अंतिम समय तक लेकर के दम छुआ। आइए अब आते हैं एक दूसरी हेडिंग, इसी 1830 to 48 रिवॉल्यूशन के यूनिट में ही है, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। हंगर, भूख, हार्डशिप, कठिनाइयां और जन विद्रोह। यूरोप में 1830 का ईयर केवल क्रांति के लिए नहीं जाना जाता। जुलाई 1830 का रिवॉल्यूशन जो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा, यह समय एक बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से भी यूरोप सफर कर रहा है। Year of great economic hardship in Europe because enormous increase of population. Population बढ़ रही है, more seekers of job than employment, middle classes. जॉब की अपेक्षा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, या उतनी पॉपुलेशन जो बढ़ रही है तेजी से, उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉयमेंट का लेवल नहीं बढ़ रहा है। पॉपुलेशन बहुत तेजी से रैपिडली इंक्रीज कर रही है, लेकिन बेरोजगारी उससे भी तेजी से इंक्रीज कर रही है। अजाब जो है फ्यू देखने को मिल रहा है, ईद की चांद की तरह हम लोग को ही मिलता है। बहुत क्राइसिस से सफर कर रहा है। भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी ने विद्रोह को जन्म दिया, क्रांति को जन्म दिया सरकार के खिलाफ। फ्रांस में ही वहां के राजा, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लुई फिलिप को बनाया गया था, इस कंडीशन को देख करके कि लोग सड़कों पर उतर गए, इतना बड़ा सैलाब उठा पॉपुलेशन का कि फरवरी 1848 में